मानसून सत्र की शुरुआत आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। देश में अभी रोजाना कोरोना के मामले 40,000 के आसपास आ रहे हैं। क्या सिद्धू को खुश करके और कैप्टन को नाराज करके पार्टी 2022 का चुनाव जीत सकती है? अब मंत्री जी के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मिनहाज के मोबाइल को उसके आतंकी साजिश के पर्दाफाश करने के लिए हैदराबाद की फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। ये वही मोबाइल है जो आतंकी मिनहाज के पास से एटीएस को छापेमारी के दौरान मिली थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मोबाइल में उसके आतंकी साजिश के कई राज भी दफन है। यूपी एटीएस की टीम लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का एक एक तार खंगालने के लिए सबूतों की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में मिनहाज नाम के संदिग्ध आतंकी के उस मोबाइल को हैदराबाद में फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसका डेटा लखनऊ की फोरेंसिक लैब में रिट्रीव नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि एटीएस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार हुए मिनहाज ने अपना मोबाइल जला दिया था। जानकारी के मुताबिक मिनहाज ने अपना मोबाइल किसी ऐप के जरिए गर्म करके जला दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एटीएस ने मोबाइल तो बरामद कर लिया, लेकिन उसका डेटा नहीं मिला। यही वजह है कि अब हैदराबाद फोरेंसिक टीम के पास मिनहाज का मोबाइल भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि मिनहाज के मोबाइल से बरामद डेटा एटीएस की जांच को आगे बढ़ाने में और मददगार साबित हो सकता है। खुद राज्य के डिप्टी सीएम ने एटीएस की कार्रवाई पर उसकी पीठ थपथपाई। आतंकियों से मोबाइल मिली है, उस मोबाइल के जरिए एटीएस पूरे अंतिम राज तक पहुंच रही है। निश्चित तौर से पहुंचना चाहिए। एटीएस को बधाई है, बहुत बड़ी घटना है, उसको रोकने का काम किया है और उसमें भी इस प्रदेश की राजनीति को करने वाले और मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले लोगों ने सवाल उठाया है। इस सवाल का जवाब प्रदेश की जनता को उन्हें देना पड़ेगा, प्रदेश के पुलिस बल को उन्हें देना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके प्रदेश को बचाने का काम किया। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं। दरअसल बीते 11 जुलाई को काकोरी से मिनहाज और मड़ियाओं से मुसीर नाम के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, चाकू और पिस्टल बरामद हुई थी। एटीएफ ने छापेमारी के दौरान इन्हीं दोनों की निशानदेही पर शकील, मुस्तकीम और मुईद को भी गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को बारूद और असला सप्लाई करने का आरोप भी लगा है। इतना ही नहीं, संदिग्ध आतंकी मिनहाज और मुशीर को मदद करने वाले शकील, मुस्तकीम और मुईद के सामने बैठाकर भी एटीएस पूछताछ कर चुकी है। एटीएस घंटाघर के पास उस इलाके में भी गई जहां मुईद ने मुशीर को पिस्तौल की डिलीवरी दी थी। अब एटीएस इस इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए सबूत तलाशने में जुट गई। उधर लखनऊ से पकड़े गए दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेने के बाद रोजाना नई खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में आए 3 लोगों की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें कानपुर के भी 4 लोग मिले, जिनकी छानबीन में पुलिस जुट गई। ये लोग कानपुर की नई सड़क, चमनगंज और बेगमगंज के बताए जा रहे हैं। इस दौरान जब एटीएस ने इनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की तो सभी के पते गलत पाए गए। अब पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी है कि ये लोग कौन हैं और लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से इनका क्या ताल्लुक है। बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल में 20 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से 4 लोगों ने कानपुर के पते पर मोबाइल कनेक्शन ले रखा था। एटीएस फिलहाल इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के कई नेताओं को निशाना बना सकते थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल काशी, मथुरा और अयोध्या भी इनके निशाने पर थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से तनातनी के बीच कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है। एक तरफ सिद्धू के समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के नेता चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होने वाला है। इस फैसले को आप इतने दिन से कह रहे थे सर कि फैसला हो जाएगा, हम मान्य कर लेंगे, जो भी होगा तो सर एक वही तो सर एक बोल दीजिए ना, वही तो पूछना है। हाँ बता सर, बता दीजिए सर, यहाँ बता दीजिए सर, वहाँ मैंने उसका कोई जवाब। पंजाब कांग्रेस में रात को जो कुछ हुआ उसका असर सुबह दिल्ली तक में दिखाई देने लगा। पंजाब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले एक कप्तान मिला, लेकिन पार्टी के सांसद प्रताप सिंह बाजवा कह रही हैं कि उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना, चाहे सवाल 100 बार ही क्यों न पूछ लें। सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया। इतनी देर से वेट हो रहा था, फैसला कल आया है, पीसीसी चीफ सिद्धू जी बने हैं, उसमें आपका क्या कहना है सर?
बहुत मेहनत। सर ये जो जिस सोनिया गांधी के हर फैसले को कांग्रेस नेता सिर माथे पर रखने की कस्में खाते हैं, उसी सोनिया ने जब सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी तो कांग्रेस के सांसद फैसले का स्वागत करने की जगह हाथ जोड़ते नजर आए। साफ है, पार्टी आलाकमान के फैसले के बावजूद पंजाब कांग्रेस के कई नेता इसे आसानी से हजम करने को तैयार नहीं। लेकिन सोनिया ने ऐसा क्या फैसला लिया जिस पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खेमे का ये रुख है? दरअसल कई दिनों से जारी बैठकों के दौर के बाद कांग्रेस आलाकमान ने एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू को सूबे का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। संगत सिंह, सुखविंदर सिंह दैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए सिद्धू पिछले कुछ दिनों से दांव पर दांव चल रहे थे। कभी वो आम आदमी पार्टी की तारीफ करते तो कभी दिल्ली आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करते। उसके बाद ही सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा ने जोर पकड़ा। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया था कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने या नेतृत्व परिवर्तन से आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। सिद्धू को कमान सौंपे जाने की आहट मिलते ही पंजाब के पार्टी सांसदों ने कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में बयान दिया था। लेकिन जब फैसले का ऐलान हो गया तो अटकते अटकते भी कुछ सांसदों ने वही कहा जो सार्वजनिक मंचों से कहा जाता है। तो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पहले ही बोल चुके हैं कि जो सोनिया जी का फैसला होगा कांग्रेस अध्यक्षा का वो हमें मान्य होगा। तो हम जो फैसला मिसेस गांधी ने किया है हम उसे मानते हैं। कैप्टन खेमे का दबाव काम नहीं आया और जब सिद्धू के नाम का ऐलान हो गया तो सुबह होते ही पटियाला में उनके घर के बाहर समर्थकों का मजमा लगने लगा। समर्थकों की भीड़ जुटी तो सिद्धू घर के बाहर निकले। उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ साफ दिखी। हालांकि सिद्धू मीडिया के कैमरे और माइक को देखकर भी उसकी अनदेखी करते नजर आए। मीडिया से सिद्धू ने भले ही बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। सिद्धू ने ट्वीट कर अपने पिता को याद किया और उनके कांग्रेसी होने की बात कही। सिद्धू ने अपने पिता के देश के लिए देखे सपनों को साकार करने के लिए काम करने का दावा किया और उन्हें दी गई जिम्मेदारी के लिए सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का आभार जताया। दोनों खेमों के बड़े नेताओं का रुख समझना मुश्किल नहीं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने माना कि पार्टी के भीतर कुछ खटपट है जिसे चुनावों से पहले दूर कर लिया जाएगा। तमाम सीनियर लोग ये पारिवारिक मेंबर है, सब लोग। एक आधी बात हो सकता है परिवार में खटपटी हो जाती है, लेकिन जब पंजाब की बात आई तो सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर लड़ाई। सियासत में सिद्धू जिस मुकाम को पाना चाहते हैं उसकी तरफ पहला कदम रखा तो फिर उनके पांव धार्मिक स्थलों की तरफ बढ़ गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्राना अदा करने के लिए गुरुद्वारे में तो मत्था टेका ही, साथ ही पूजा करने के लिए काली मंदिर और दुआओं के लिए दरगाह भी पहुंच गए। रात से ही सिद्धू के समर्थकों का उत्साह कुलाचे मारने लगा। अमृतसर में लोग ढोल नगाड़े की थाप पर भांगड़ा कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाते दिखे। कुछ इसी तरह पटियाला में सिद्धू समर्थक उनकी तस्वीर को ही मिठाई खिलाते नजर आए। सिद्धू समर्थकों की खुशी का आलम ये रहा कि वो कोरोना के खौफ और उसके बचाव के नियमों को भी धता बताते दिखे। सिद्धू साहब जो कि अब नए नियुक्त किए गए हैं पीसीसी के प्रधान के तौर पे, उनको ऑनर करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए तृप्त बाजवा जी ने अपने घर पे चाय रखी थी। कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं, तो इसको कोई मीटिंग का दर्जा ना दिया जाए, ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। लेकिन सिद्धू समर्थकों की ऐसी तस्वीरों से इतर इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसका इल्म दिल्ली में पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को है। चूँकि सिद्धू को कमान सौंपने का फैसला सोनिया गांधी ने लिया, इसीलिए हर विवाद के खत्म होने का भरोसा इन नेताओं को है। नौजवान है, फिरता है, जब हाईकमान ने डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया है और जो डिसीजन लेगी सोनिया गांधी जी, जो डिसीजन लेंगे उसको हम सभी मानेंगे, ये सभी ने कहा है। इसीलिए कोई नाराजगी का सवाल उठता नहीं और वहाँ पर सब मिलके काम करने के लिए तैयार है और काम करके जीत के आएंगे। सिद्धू पर फैसला आने के घंटों बाद तक कैप्टन के खेमे में सन्नाटा छाया रहा। इस चुप्पी को कांग्रेस के विरोधी समझ रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने विरोधियों को तंज कसने का मौका दे दिया है। वो किसी जगह का कैप्टन बनने के लायक नहीं है, जहाँ जाता है वहाँ लड़ाई करता है। तो ये देखने कितने दिन यहाँ काटता है, क्योंकि किसी पार्टी का वफादार नहीं है। पंजाब में भी कांग्रेस के अंतिम संस्कार के लिए 4 आदमी मिल गए हैं और 1 आदमी क्रिया करने के लिए मिल गया है। 5 आदमी, आखिर ऐसा क्या कारण है कि पंजाब को
कि इन्हें इतने बुरे काम कर रखे हैं, जन विरोधी काम कर रखे हैं, जिससे उनको 5 लोगों को संभालने के 5 लोगों की आवश्यकता पड़ी है। विरोधी दलों का बयान तो उनकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में जब चुनाव कुछ ही महीने दूर हों, कांग्रेस के इस बदलाव के बाद भी क्या पंजाब में गुटबाजी खत्म हो जाएगी? क्या सिद्धू को खुश करके और कैप्टन को नाराज करके पार्टी 2022 का चुनाव जीत सकती है? और बड़ा सवाल ये भी कि कैप्टन अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी हर हलचल पर नजर रखे हुए है। कैप्टन को कैसे मनाएगी कांग्रेस? इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का परिचय करवाने के लिए लोकसभा में खड़े हुए, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर तक नारेबाजी चलती रही। इसके बाद जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री मंत्रियों का परिचय करवाने पहुंचे तो वहां भी नारेबाजी होती रही। विपक्ष के इस हंगामे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मुखर होने का मौका दिया और प्रधानमंत्री ने विपक्ष की मंशा पर एक के बाद एक कई सवाल उठाए। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष का हंगामा ऐसा बरपा कि मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों का परिचय कराने वाले पीएम मोदी को विपक्ष ने हमलावर होने का मौका दे दिया। विपक्ष के इस हंगामे से दुखी पीएम मोदी ने विपक्ष के इरादों पर एक साथ कई सवाल उठा दिए। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है और यही हुआ भी। किसान आंदोलन से लेकर महंगाई पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला भी बार बार विपक्ष से शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष ने उस अपील को भी अनसुना कर दिया। विपक्ष के इस हंगामे को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बताया है। देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उधर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष के हंगामे को संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया। तल्ख लहजे में राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पहली बार है जब सदन की परंपरा को तोड़ा गया है। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। कमोबेश लोकसभा जैसी तस्वीर राज्यसभा में भी देखने को मिली। यहाँ भी जैसे ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय करवाने के लिए खड़े हुए, राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों के नारेबाजी गूंजने लगी। आलम यह हो गया कि विपक्ष के सदस्य हंगामा करते करते वेल में पहुंच गए और कुछ देर बाद राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा। इस दौरान राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने विपक्ष से मर्यादा को बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीएम मोदी ने यहाँ भी अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष को घेर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की विकृत मानसिकता पहली बार सदन में देखी गई। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं? इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है। इस दौरान सरकार को कई अहम बिल पारित करवाने हैं, लेकिन जिस तरीके से लामबंद होकर पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, उससे साफ है कि सरकार के लिए आने वाले समय भी मुश्किल ही रहेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या सरकार विपक्ष को संतुष्ट कर पाएगी या फिर ये सत्र इसी तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। मॉनसून सत्र से ठीक पहले पीएम मोदी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का मंत्र दिया। पीएम मोदी का कहना था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन का इस्तेमाल करने से ही बाहुबली बनाया जा सकता है और उसको हराया जा सकता है।
ऐसे कुदरत की नियति ही समझा जा सकता है कि मानसून सत्र की जब शुरुआत हुई तो गर्मी से तप रही देश की राजधानी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। इसी बारिश के बीच मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले पीएम मोदी ने छतरी की छाया में मीडिया से मुलाकात की और सभी को कोरोना काल में बाहुबली बनने का मंत्र दिया। साथ ही पीएम मोदी ने सभी से एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि देश के 40 करोड़ लोग अब वैक्सीन लगवाकर बाहुबली बन चुके हैं। सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। कोविड के इस दौर में उसके कहर से बचने के लिए अब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कोरोना वायरस प्रोटोकॉल ही सबसे कारगर हथियार माना गया है और यही वजह है कि पीएम मोदी लोगों से अपील करते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन लगवाएं। अब अपनी इस मुहिम में पीएम मोदी विपक्ष को भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं और उनके सुझाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष से पूरी जिम्मेदारी के साथ मॉनसून सत्र को निभाने की अपील की। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष सरकार से तीखे और धारदार सवाल करे, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब देने का मौका भी दें। चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले। सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। देश में अभी रोजाना कोरोना के मामले 40,000 के आसपास आ रहे हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, जबकि तीसरी लहर को लेकर डेल्टा वेरिएंट के नए स्वरूप को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सावधानी ही वो मंत्र है जिसके जरिए न केवल इस बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है, बल्कि कोरोना के खतरे का मुकाबला भी किया जा सकता है। देश के कई इलाकों में मानसून आने के बावजूद भी दिल्ली और आसपास के लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन सुबह ही दिन का उजाला निकलने से पहले ही काले बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और दिल्ली के लोगों को राहत मिली। लेकिन ये राहत थोड़ी ही देर में मुसीबत में बदल गई, क्योंकि कई घंटों की बारिश के बाद लंबे जैम और जलभराव से लोगों का सामना हुआ। इस जलभराव में ऐसी आफत आई जिसमें इलाके के 2 लोगों की जान चली गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लंबे इंतजार के बाद ही सही मौसम ने करवट बदली। बारिश से मिली ठंडक का लोग मजा ले पाते, उससे पहले ही मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। ये तस्वीर लोगों की समस्याओं की एक झलक बस है। पालम हो, आईटीओ हो, मुनिरका हो, नजफगढ़ हो या तिमारपुर या फिर पड़पड़गंज, हर जगह सड़कों पर मुसीबत का पानी भर गया। बाहरी दिल्ली के नरेला बांकनेर अंडरपास में पानी भरने से बस फंस गई, तो दूसरी गाड़ियां भी रास्ते में ही रुक गईं। बरसात आ रही थी, जल्दी के बत्रा की तरफ जा रहे थे, ये बस बंद हो गई। जो है सड़क हमारी स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर परेशान रहे, तो क्या वो पानी भरता चला गया। बरसात आती रुकी नहीं बरसात, तो पानी भरता गया। अब हम लोग बाहर आ गए, निकल गए। किराने वालों को बुझा भी बस निकाल दो हमारी तरफ, पानी कब होगा जब निकालेंगे। लेकिन नरेला से ही आई एक और खबर ने हिला कर रख दिया। भारी बारिश की वजह से मेट्रो विहार इलाके में इतना पानी भर गया कि 9 साल का एक बच्चा उसमें डूब गया। यह हादसा नरेला एनआईए की चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुआ, लेकिन किसी का ध्यान बच्चे की तरफ नहीं गया
और इतना बड़ा हादसा हो गया। मॉनसून मौत की आहट लेकर आया तो उसकी चपेट में दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक लड़का आ गया। बताया गया कि 25 साल का एक लड़का वहां जलभराव का वीडियो बना रहा था, तभी सीवर का ढक्कन खुले होने की वजह से वो उसमें डूब गया। पुलिस ने शव को तलाश कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली के अलग अलग इलाके से आई जल जमाव की तस्वीरें दिन भर हैरान करती रहीं। द्वारका इलाके में अचानक सड़क धंस जाने से एक कार जमीन में समा गई। कार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल चला रहे थे। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें बचाकर गड्ढे से बाहर निकाला। पूर्वी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक हालात एक जैसे नजर आए। मथुरा रोड, तुगलकाबाद, पुल प्रहलादपुर, लाजपत नगर और नरेला तक हर जगह सड़कों पर पानी नजर आया। हर जगह बारिश के साइड इफेक्ट्स ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लोगों का दफ्तर जाना मुश्किल हो गया तो कई लोग रास्तों में लगे जैम की वजह से परेशान होते रहे। मथुरा रोड पर तो इतना पानी भर गया कि लोग कमर तक डूबे नजर आए। मथुरा रोड पर सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने तो हालात इतने खराब थे कि गाड़ियों को निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि लोग घुटनों तक पानी में डूबे नजर आए। जल भराव की वजह से कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। मुकरबा चौक से जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन तक इतना लंबा जैम लगा कि लोगों को 2 किलोमीटर का सफर करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। दिल्ली की अहम जगहों में से एक आईटीओ में भी पानी भरने की वजह से जैम लग गया और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। रात से ही बारिश इतनी हुई है कि पूरा रोड सारा पानी भर चुका है। हम लोग सुबह से ही, रात से ही पूरा मशीन स्टार्ट करके ही अपना जो है पानी निकासी करने का काम कर रहा हूँ। दावा किया गया कि 24 घंटों में ही दिल्ली में एक साथ 70 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 2015 के बाद अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 6 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को भी नहीं बख्शा। मुंबई में कई घंटों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। मुंबई के पास ठाणे में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने से कई लोगों की मौत भी हो गई। वहीं नवी मुंबई में 12 सैलानी पानी के बहाव में फंस गए। मुंबई और आसपास के इलाके में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं कोंकण के इलाके में 20 से 23 जुलाई तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के जिलों में बारिश कहर बनकर आई। ठाणे के पास पहाड़ का हिस्सा खिसकने से दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। कई मकान इस हादसे में जमींदोज हो गए, जिसके मलबे में कई लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम को बारिश के बीच बचाव अभियान चलाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यही नहीं, मुंबई के पास मीरा रोड में 10 साल का बच्चा नाले में बह गया, जिसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश का असर सड़क से लेकर रेल की पटरियों पर भी दिखा। मुंबई के डोंबिवली स्टेशन पर पटरियां पानी में डूबी नजर आई, जिसकी वजह से ट्रेनें कई घंटे देरी से चली, जबकि स्टेशन के आसपास भी इतना पानी भर गया कि पूरे इलाके की पहचान करना ही मुश्किल हो गई। नवी मुंबई में लगातार बारिश की वजह से कई इमारतें पानी में डूबी नजर आई, जबकि पुलिस स्टेशन में पानी भर गया। उधर नवी मुंबई के दूसरे इलाके में 12 सैलानी झरने के पास फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों की जान पर बनाई। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड की टीम समय पर मौके पर पहुंची और रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों ने शायद ही सोचा होगा कि ये मॉनसून उनके लिए आफत बनकर आएगा और देश के 2 सबसे बड़े शहर मॉनसून की पहली बारिश में ही तबाह हो जाएंगे। मॉनसून की ऐसी ही तबाही अगर जारी रही तो जो लोग कोविड बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए नई मुसीबत खड़ी होगी और उनके सामने नई मौसमी बीमारियों से बचने की चुनौती होगी। इसलिए जाहिर है ऐसे समय पे लोगों को सावधान रहना होगा और मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक ही सतर्क रहकर काम करना होगा।